एग्री टूरिज़्म फील्ड में काम शुरू किया तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? दुनिया के बाकी तमाम बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें एग्रीकल्चर को एक मेजर बैकबोन के तौर पे लिया जाता है और कुछ थोड़ी सी चीज़ें ज़ाहिर है ऐड की होंगी बट लेकिन दुनिया के मॉडल को फॉलो किया। फेस्टिवल आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस मिल रही होती है, वहाँ पर फैमिलीज आई होती हैं इंजॉय करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर इशू था ना, वो ये था कि जितना भी हमारा कंज्यूमर है ये फाइनल प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, खाने की हद तक, सब्जियों की हद तक, फ्रूट्स की हद तक, फार्म तक रसाई उसकी नहीं है। ऑर्गेनिक फूड है, इसकी किस हद तक इम्पोर्टेंस है एक इंसान की ज़िंदगी में? एक ज़मीन है जिसके अंदर कभी कोई स्प्रे नहीं हुआ, जिसके अंदर कभी कोई केमिकल वाली खादें नहीं डली जी। अगर उस जगह पे आप बग़ैर किसी स्प्रे के और बग़ैर किसी खाद के नेचुरली कोई चीज़ उगाते हैं और उससे आपको कोई चीज़ मिलती है तो हम उसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग GTV एंड आई एम योर होस्ट खुशबू। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी सेलिब्रिटी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के प्राउड बेटे हैं, फ़ख्र पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान की तरक्की में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमेशा हम इनको पाकिस्तान के हर इवेंट में, हर तरक्याती काम में सबसे आगे देखते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जनाब बाबर राजा साहब, जो कि स्पोर्ट्स आइकन भी हैं और एग्री टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ये चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच कि आप इतने बिजी स्केड्यूल में से आज टाइम निकाल कर हमारा ऑफिस आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। ओके सर। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग जो हैं, जो आपके फैंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, जो आपके साथ काम भी करते हैं कि बाबर राजा साहब इतना काम करते हैं, ये रेस्ट कब करते होंगे, अपने घर वालों को टाइम कब देते होंगे? तो ज़रा थोड़ा सा ये बता दें, जो आपके अंदर माशाल्लाह इतनी एनर्जी है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ज़रा थोड़ा सा हमें अपने बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए जी, अगर आप ईमानदारी से 8 घंटे भी काम कर लेना दिन के तो मेरे से ज़्यादा काम कर सकते हैं। हमारे माशरे में होता ही है कि हम वो 8 घंटे पूरे नहीं करते। अच्छा। तो जो 8 घंटे पूरे करता है, 8 या 9 घंटे वो आइकॉन बन जाता है। हाँ। तो मेरे केस में भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। अच्छा। और दूसरा ये कि स्पोर्ट्स में और बाकी चीज़ों में ये एक नेशनल कॉज है। पाकिस्तान के लिए काम करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। बिल्कुल। जितना हम कर रहे हैं और हमारी वजह से अगर किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है तो अल्टीमेटली ये हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। और उसके लिए बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हम मुझे ये लगता है कि हमारे फ़राइज़ में ये शामिल है कि अपने मुल्क का और अपने दीन का और अपने ख़ित्ते का जो है वो बेड़ा उठाएं और उसके लिए काम करें। ज़बरदस्त। और ये जो आपकी पॉजिटिव सोच है, ये हमें आपकी अमली ज़िंदगी से भी नज़र आती है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त आप वैसे तो बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन आज हमें हमारे प्रोग्राम में आप बताइएगा कि आप किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। देखें जी, हम सबसे पहले तो एक चीज़ की जिस चीज़ की हमें माशरे में कमी नज़र आई वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की कमी नज़र आई। बिल्कुल। फिर हमें कमी नज़र आई कि पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स हैं उसका दुनिया में वो मकाम नहीं है जो होना चाहिए। एग्जैक्टली। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर एक लैक है वो हमें लगा कि टूरिज़म में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर लेके आई जा रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती। बिल्कुल। और एग्रीकल्चर बीइंग द मेन हमारा जो इकनॉमिक ज़रिया है पाकिस्तान का, उसको एक मेजर सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लिया जाता। तो हमने जो स्टार्ट किया वो एग्री टूरिज़म से स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर को टूरिज़म बनाना शुरू किया। पाकिस्तान में जहाँ भी कहीं कोई फसल या कोई क्रॉप तैयार होती थी, हमने वहाँ के फार्मर को इस चीज़ पे एग्री किया कि आप इसको एक फ़ेस्टिवल की शक्ल दें। और जब ये फेस्टिवल होते हैं तो उसकी वजह से उस इलाके का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है, आपका जो वहाँ के लोकल स्पोर्ट्स हैं और वहाँ का जो स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स वुमेन है, उनको एक बूस्ट मिलता है। और उस तरीके से अल्टीमेटली जो है ये उस एरिया की जो इकनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ख़ुद भी किसी काबिल होते हैं और उनकी वजह से उनका इलाका और उनका मुल्क भी किसी काबिल होता है। अच्छा बाबर साहब, मुझे ये बताएं, जब आपने एग्री टूरिज़्म फील्ड में काम शुरू किया
तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं थी, दूसरा आपने फार्मर को एजुकेट करना था और लेके आना था कि अपने आप को ब्रांड बनाएं और फिर अपने आप को इस काबिल करें कि दुनिया में आप अपने आप को जो है अपनी पहचान बना सकें। कितना मुश्किल था? इसमें देखें, दुनिया के बाकी तमाम बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें एग्रीकल्चर को एक मेजर बैकबोन के तौर पर लिया जाता है और उसके लिए एक गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री होती है और एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है। हमने कोई ख़ास अपनी तरफ से चीज़ें, कुछ थोड़ी सी चीज़ें ज़ाहिर है ऐड की होंगी, बट लेकिन दुनिया के मॉडल को फॉलो किया। और चूँकि हमारी गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर रही थी, एग्री टूरिज़म पे स्पेशली, एग्रीकल्चर पे भी कुछ हद तक काम हो रहा था और टूरिज़म का इट्सेल्फ किसी हद तक काम हो रहा था, पर एग्रीकल्चर को अगर टूरिज़म बनाना है ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उसको हमने कुछ मॉडल्स लिए दुनिया के और उनको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, ज़ाहिर है हर चीज़ के लिए अवेयरनेस के लिए लोगों को बताने के लिए टाइम लगता है, वो टाइम हमें भी लगा। और जो आपने लास्ट हमारा ऑलिव फेस्टिवल आपने देखा रिसेंटली वाला, जो रिसेंटली हुआ, उसके अंदर दुनिया के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए, चाहे वो सिविल सर्विस के लोग थे, चाहे वो पुलिस के लोग थे, चाहे वो फार्मर्स थे, चाहे वो हमारे एक्सपोर्टर्स थे, क्योंकि अब एक्सपोर्टर्स की नज़रें आ रही हैं। आपको जाहिर है जो भी आप चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं वो एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट होती है किसी भी चीज़ की। चेरी पे जिस तरह हम काम कर रहे हैं, तो चेरी इटसेल्फ नहीं जा सकती, चेरी को प्रोसेस करके उसको इस लेवल पे लेके आया जाता है कि वो एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बन जाए और उसको फिर दुनिया के अंदर ले जाया जाए, वो ख़राब ना हो और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इसी तरीके से पाकिस्तान में जहाँ भी कोई चीज़ फसल तैयार होती थी वहाँ हम पहुँचे और हमने उस चीज़ का उसकी सेलिब्रेशन भी कराई और उससे जो उस इलाके के लोगों को इस काबिल बनाने की कोशिश की कि वो अपने पैरों पे भी खड़ा हो सकें। अच्छा सर, हम ये देखते हैं जो फेस्टिवल आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं ये एक ईद का समा होता है जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस मिल रही होती है, वहाँ पर फैमिलीज़ आई होती हैं इंजॉय करने के लिए। बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर इशू था ना, वो ये था कि जितना भी हमारा कंज्यूमर है जो ये फाइनल प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, खाने की हद तक, सब्जियों की हद तक, फ्रूट्स की हद तक, इवन मीट की हद तक, उसको फार्म तक रसाई उसकी नहीं है, उसको उसकी खेतों तक रसाई नहीं है। और जो खेत वाला है, जो फार्मर है, वो अपने कंज्यूमर को नहीं जानता। गैप था, बहुत बड़ा गैप था, जिसके अंदर बीच में आड़ती आ गए, मिडलमैन आ गए, बीच में मार्केट्स आ गई, होलसेल मार्केट्स आ गई, अवेयरनेस भी नहीं थी अवेयरनेस भी नहीं थी। तो जो बेचारा किसान सुबह से रात तक एक मेहनत करता था, उसको फसल के एंड पे अब तो वो हालात आ गए थे कि उसको ये नहीं पता चलता था कि उसको नुकसान हो रहा है या उसको प्रॉफिट हो रहा है। वो और बहुत दफ़ा वो नुकसान में जाते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने कंज्यूमर को कहा कि आप डायरेक्टली फार्म पे आएँ। और बाबर से ना सिर्फ फार्मर जो था वो नुकसान में जाता था, बल्कि हमारे बहुत से फूड आइटम्स थी जो वेस्ट हो जाती थी, वो भी वेस्ट हो रही थी। तो उससे ये हुआ कि अब फार्मर जब फार्म तक आना शुरू हो गया, इनिशियली तो वो फेस्टिवल्स में आते हैं और जब आते हैं तो जब उनको पता चल जाता है कि तो अप्रोचेबल है, यहाँ तक हम आ सकते हैं, तो जो फार्म टू टेबल तक का सफ़र था वो अब छोटा हो गया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो फार्मर था, अगर वो कोई चीज़ 10 रुपए की बेच रहा है तो वो कंज्यूमर को 20 रुपए में बेचना शुरू कर दी उसने, और उसकी मेहनत का उसको सिला मिलना शुरू हुआ। जो कंज्यूमर है, जो मार्केट से अगर 30 रुपए की चीज़ ले रहा है, तो उसको फार्म से 20 रुपए में मिलना शुरू हो गई और फ्रेश भी मिलना शुरू हुई। तो एक ये गैप हमने जो एग्री टूरिज़म ने उसमें ब्रिज का काम किया और उसको हमने ख़त्म किया। जनरली जो बच्चों को हमारे और जो नई जनरेशन है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को देखें। उनको पता हो कि तरबूज का दरख्त नहीं होता, बेल होती है। आप अगर आजकल के बच्चों को लेके बैठें तो जनरली जो बेसिक क्वेश्चन है वो बेचारा उनको नहीं पता होता। सर बड़ों को नहीं पता होता तो बच्चे तो फिर बहुत दूर। तो इसलिए वो अवेयरनेस जो है वो एक गैप हमने ख़त्म किया। उसके साथ साथ जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टूरिज़म में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उसके साथ बहुत सारा और टूरिज़म जुड़ा होता है, जिसमें रिलीजियस टूरिज़म है, जिसमें आपका जो साइट सीइंग है, आपकी बहुत दफ़ा ऐसी जो कल्चरल जो टूरिज़म है जो
जो मिस हो रहा होता है जी, वो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुई। तो ये एक पॉजिटिव इमेज है जो अब सामने आ रहा है इंशाल्लाह, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और सर इस तरह से हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान के लिए जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली तौर पर हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पर सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक तो लोगों को इतनी अवेयरनेस अभी भी नहीं है, जहाँ पर आपने माशाल्लाह इतना काम किया, लेकिन स्टिल पीपल डोंट नो अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि जो ऑर्गेनिक फूड है इसकी किस हद तक इम्पॉर्टेंस है एक इंसान की ज़िंदगी में, और इसके साथ साथ मुझे अब ये बताएं कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसको किस तरह से चेंज करना चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, इतनी नॉलेज लोगों के पास नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ऑर्गेनिक फूड बेसिकली अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो शायद आप ना कर सकें। ये एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है जी। हम जो एक ज़मीन है जिसके अंदर कभी कोई स्प्रे नहीं हुआ, जिसके अंदर कभी कोई केमिकल वाली खादें नहीं डली जी। अगर उस जगह पे आप बग़ैर किसी स्प्रे के और बग़ैर किसी खाद के नेचुरली कोई चीज़ उगाते हैं और उससे आपको कोई चीज़ मिलती है तो हम उसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं। बट पाकिस्तान में या ओवरऑल पूरी दुनिया में अभी कोई ऐसी ज़मीन रह नहीं गई। एक चीज़ जो ऑर्गेनिक वाले कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ज़मीनें ले लेते हैं और उसको 6 या 7 साल तक उस पर फसल उगाते रहते हैं। जब वो फसल उगती रहती है बग़ैर केमिकल के, बग़ैर उसके, तो वो जो 6-7 साल का नुकसान है अल्टीमेटली आप एक दफ़ा ज़मीन को दोबारा ज़िंदा कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो एक फार्मर को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके बाद एक चीज़ उस पर आती है। तो आप सोचें कि ऑर्गेनिक की क्या वैल्यू है, रिज़ल्ट क्या होता है इन केमिकल के जो चीज़ों की इस्तेमाल से, या DAP या ऐसी जो खादें हैं केमिकल की खादें, उनका रिज़ल्ट क्या होता है? उनका रिज़ल्ट ये होता है कि आपके अंदर बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं वो नेचुरल चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के और उनको प्रोसेस करने के लिए बने हैं। आपकी जो आपके पैनक्रियाज हैं वो मीठे को तो प्रोसेस कर देंगे, एक इंसुलिन बना देंगे और आप ठीक चल जाएंगे। बट अगर हम गुड़ की जगह चीनी यूज़ करते हैं जो 28 केमिकल उसके अंदर डल के आ रहे हैं, उसको आप प्रोसेस नहीं कर सकते, आपकी बॉडी उसके लिए नहीं तैयार। अच्छा। तो वो डिपॉजिट होता है आपकी बॉडी में। उससे क्या होता है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैंसरस हैं। आपके जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में आजकल पत्थरी हो जाती है। वो पत्थर बेसिकली पत्थर नहीं होता, वो यही केमिकल के डिपॉजिट होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता रह के बड़े होते रहते हैं। और ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आप आजकल की बीमारियां देख लें जो 30-40 साल पहले वो बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, जितना हम नेचर के करीब रहेंगे हम उतना ही, जिसे कहते हैं, सेव रहेंगे। बाबर साहब, मैं इस टॉपिक के हवाले से लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्या स्कोप देख रहे हैं आप एग्री टूरिज़्म डिपार्टमेंट में यंगस्टर्स का? हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर्स और PhD होल्डर्स को उनकी जिसे कहते हैं डिज़र्विंग क्वालिटीज़ के मुताबिक जॉब नहीं मिलती, वो अर्निंग नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी लोग शाय करते हैं इस फील्ड में आने के लिए। अगर वो इस फील्ड में आ जाएं, अपना छोटा कारोबार स्टार्ट करें, तो वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो थोड़ा सा इस हवाले से यंगस्टर्स को ज़रा एक अवेयरनेस मैसेज दीजिए। देखिए, एक तो एग्री टूरिज़्म टोटली ऑर्गेनिक पे फोकस करती है और वैल्यू एडेड चीज़ों पे प्रोडक्ट करती है। आप अगर नेट उठा के देखें और दुनिया को देखें तो दुनिया अब ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है जी। तो सिर्फ एक चीज़ जो हमने नई जनरेशन को सिखानी है कि कैसे आप वैल्यू एडेड चीज़ें बनाएं जी, और कैसे आप मुल्क से इसको एक्सपोर्ट कर सकें। आपको ई-कॉमर्स आनी चाहिए, आपको अमेज़ॉन पे और इस तरह की मार्केट प्लेसेस पे उनको बेचना आना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी हमारी कुछ कोर्सेज हैं जो हम फ्री में स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, कब से सर? क्या इसका क्राइटेरिया होगा? इसका कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप एग्री टूरिज्म के पेज पे जाएं, वहाँ सारा कुछ आपको मिलता रहेगा। उसका मकसद ये है कि हम, और ये ना सिर्फ ये हम एग्री टूरिज्म वालों को, हम पूरे जो जितने स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन को भी ला रहे हैं, उनको भी एग्री टूरिज्म के साथ। अच्छा, यहाँ पर सर मैं सॉरी टू कट यू, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी। अगर कोई जिसे कहते हैं ना कि फीसिबिलिटी, कोई इस तरह का ही काम पाकिस्तान की अवेयरनेस के लिए करना चाह रहा हो, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहा हो, वो चाह रहा हो कि बाबर साहब जो हैं वो ज्वाइन करें, तो सर आप जो है वो उसको फ्री सपोर्ट करेंगे या कुछ चार्जेस होंगे आपके? देखिए, मेरे पर्सनल तो चार्जेस नहीं होते, बट जो खर्चे होते हैं वो तो उनको करने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ जी, अगर किसी ने कुछ करना है तो बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है। आप अपने एरियाज़ को बूस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे टूरिज्म लेके आना चाहते हैं, वहाँ इवेंट्स करा लें,
जिनमें स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, जिसमें कल्चरल इवेंट्स हैं, जिसमें ऑर्गेनिक फूड मार्केट्स लगाएं, इस तरह के आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। डन हो गया। अच्छा सर बाबर, स्पोर्ट्स में हम आपको देखते हैं तो जितना काम माशाल्लाह आप पाकिस्तान में कह रहे हैं, आप माशाल्लाह स्पोर्ट्स आइकन हैं, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि MMA और जिसे कहते हैं टेंट पेगिंग और जितने भी हम स्पोर्ट्स देखते हैं, मतलब माशाल्लाह आपने जितना पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए, ना सिर्फ लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी, तो ज़रा इस पे बता दें कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको, और अब जितनी भी स्पोर्ट्स के फील्ड देख रहे हैं वो कहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हम एक टाइम पे देखते थे क्रिकेट के अलावा कोई बात नहीं करते थे, लेकिन जितना काम माशाल्लाह आपने किया है, ऑसम। देखिए क्रिकेट का, चूँकि क्रिकेट पे काम हो रहा था, क्रिकेट को हम बुरा नहीं कहते, लेकिन क्रिकेट ओनली स्पोर्ट नहीं है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है कि हम दुनिया के टॉप पोडियम्स ले सकते हैं बाकी स्पोर्ट्स में भी। तो उसकी वजह से, लेकिन ये कि देखें क्रिकेट की एक अवेयरनेस बनाई गई, उसको एक उसकी मार्केटिंग की गई, उस पर पैसा लगाया गया। इनिशियली शायद उसकी भी वो वैल्यू नहीं थी जो शुरू में थी। बड़े मुल्कों में हम देखते हैं, ईरान में, इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में, इंग्लैंड में फिर कुछ हद तक है, पूरे यूरोप में, अमेरिका पूरे में कहीं क्रिकेट नहीं है। ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग स्पोर्ट्स में पीछे हैं। हम आज 20 साल से ऊपर हो गए हैं, ओलंपिक में किसी स्पोर्ट में कोई मेडल नहीं ला सक रहे। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनको आपको फोकस करना था, बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स थी जिनको आपको देखना था। हमारा जो ये साइड ऑफ द वर्ल्ड है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जिसमें आप टेंट पेगिंग की बात करते हैं, जिसमें आप मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं, स्नूकर पे हमने काम शुरू किया, फुटबॉल पे बहुत पूरी दुनिया एक उनके लिए क्रेज़ी स्पोर्ट है। पाकिस्तान में एक हद तक उस पर काम हो रहा था, उस पर काम शुरू किया। तो इस तरीके से ये वो चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हैं और आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए उन पे मतलब इन पे जब अगर हम मेहनत करते हैं तो आपको, हमें लगता था कि इसके रिजल्ट्स मिलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त वर्ल्ड के सिल्वर मेडलिस्ट हैं टेंट पेगिंग में। हम लोग स्नूकर में हमारे 3 वर्ल्ड चैम्पियंस बने हमारे इस दौर में। हम लोग टेंट पे हम लोग दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स में। तो सिर्फ यही है कि एक इनिशिएटिव लेना होता है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला मदद करता है। अच्छा सर बाबर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, देखिए आपका एक विजन था बहुत स्ट्रॉन्ग कि पाकिस्तान की तरक्याती कामों में आपने बढ़ चढ़ के काम करना है, तो आपने प्राइवेट सेक्टर्स को आगे लेकर आए, जिसकी वजह से आपने बहुत से स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में आगे बढ़ाया है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। अब एक नॉर्मल आदमी और एक नॉर्मल स्पोर्टमैन जो कि ख़ुद अपने खर्चे भी नहीं कर रहा, तो वो किस तरह से प्राइवेट सेक्टर्स तक जाए, और मतलब इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, किस तरह से हम प्राइवेट सेक्टर्स को जो है आपस में मिलाकर मिल के आगे चलें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। मैंने आपको इसी का बताया कि देखें हर बंदा किसी न किसी को जानता है। ऐसा नहीं है कि आप एक डेजर्ट में रह रहे हैं और वहाँ पे कंपनीज भी चल रही हों और वहाँ पे लोग अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हों और आपको स्पॉन्सर ना मिल सके। एक तो ये है, दूसरा ये कि अपने पैरों पे खड़े हों। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ई कॉमर्स के ज़रिए लोगों को, इवन स्पेशली जो अपने स्पोर्ट्समैन हैं, उनको हम कुछ ना कुछ हुनर सिखा दें, जिससे वो घर में बैठ के, वो हो गए उनके घर में बाकी लोग हैं, वो ऐसी इनकम जनरेट करें जिसके लिए उनको 9 to 5 जॉब ना करनी पड़े और अपने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर वो ये करें। ठीक है। तो एक ये भी हमारा गोल्स में शामिल है। बाकी ये कि गवर्नमेंट से गिला सारे करते हैं, हम भी एक छोटा सा कर देते हैं। हमारा असूल तो ये है नहीं कि हम गवर्नमेंट से गिले करें, बट गवर्नमेंट की हद तक जो भी सहूलतें हैं और जो भी बजट्स इनको मिलते हैं वो अगर सही यूटिलाइज़ कर लिया जाए, मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, जो इनके पास फंड्स होते हैं अगर वो सही यूटिलाइज़ कर लिया जाए तो हम पाकिस्तान बहुत ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल। इसके अंदर करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, इसके अंदर फेवरेटिज्म ख़त्म होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, और हर चीज़ मेरिट पे हो। और इनका ऑडिट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो सेहतमंद माशरा है
उसकी बैकबोन है ये। थैंक यू सो मच सर बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी और अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा और सर बाबर की बहुत सी बातों को सुन के आपने इन्जॉय भी किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।